चलिए, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट। कल हमने सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक, साथ में विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, प्रवाहित होने वाली धारा और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ये टॉपिक कंप्लीट किया था। अगला टॉपिक है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो, सेलों का श्रेणी क्रम। अभी तक हमने संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा है, संधारित्र का समांतर क्रम भी आया, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समांतर क्रम आया। अब सेलों को भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में रखना है, ठीक। तो इसका थ्योरी हम पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे, सिर्फ बताएंगे क्या क्या है। सेल नजर आ रहा है ई, कितना सेल लिए हैं। अब अपने हिसाब से हमने इसमें 4 सेल फिट कर दिए, लेकिन जरूरी है क्या सिर्फ 4 रहे? वो 3 हो सकता है, 5, 7, जितना लेना चाहो। तो हम मान लेते हैं एन सेल है। कितना सेल है? एन। एन क्या बताएगा? सेलों की संख्या, कि हमने कितना सेल लिया है। आया? हर बार 4 ही देगा ये तो फिक्स नहीं है, इसलिए एन सेल मान लेते हैं। माना एन सेल है जिन्हें कौन से क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम। माना एन सेल है जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल क्या है? ई। प्रत्येक का जो विद्युत वाहक बल है क्या है? ई। और सबका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर। ठीक, सबका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर। और बाह्य प्रतिरोध क्या है? कैपिटल आर। अब बाहर में सिर्फ एक ही प्रतिरोध जोड़े हैं, अंदर में हमने जोड़ा है 4 प्रतिरोध, तो 4 सेल भी है। 4 सेल है मतलब 4 प्रतिरोध आएगा आंतरिक, और बाहर में सिर्फ एक ही प्रतिरोध। समझ में आया? क्या कॉन्सेप्ट मैं बता दिया था ना, ये विद्युत सेल, इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, और इनके बीच में ये लगा है आंतरिक प्रतिरोध सेलों के अंदर में। समझ में आया यहां तक? माना एन सेल है जो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है, तथा इस परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध आर जोड़ा गया है। समझ में आया? अब देखो, अगर मैं कुल प्रतिरोध आंतरिक निकालने बोलूं, मतलब कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो क्या निकलेगा? कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या निकल सकता है? आर प्लस आर। रुको, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये बताना, जैसे एक संत्र है उसकी कीमत 5 रुपए है, एक संतरे की कीमत 5 रुपए। वैसे ही अगर 6 संतरे आ जाए तो टोटल कीमत कितना बनेगा? 7 रुपए। एक संतरे की कीमत 5 रुपए है, अगर 6 संतरे ला लिए तो कितना रुपए लाओ? इतना सोचना पड़ रहा है, हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ है। सही बात है, तो कहां से 7 आ रहा था? देखो, हाँ चलो, समझ में आया ना? तो जैसे देखो, एक संतरे की कीमत कितना लिखे? 5 रुपए। तो अगर अपन 7 ला दिए तो कितना हो जाएगा? 7 पंचे 35 रुपए होगा। अब ऐसे जोड़ते रहोगे क्या? एक संतरा मेरा 5 रुपए मिला, 2 हो गया 10, 3 15, 20, 25, 30, जोड़ते नहीं जाओगे, डायरेक्ट क्या करोगे? गुणा। 5 सत्ते 35। वैसे ही होगा। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? आर। तो एन सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? एन आर। आया? इसलिए एन आर होगा। समझ में आया? डायरेक्ट एन आर बोलता तो तुम लोग कहां से बोलते? समझ में आया? एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर। तो एन सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? एन आर। समझ में आया? तो आंतरिक प्रतिरोध क्या बना? एन आर। अब कुल विद्युत वाहक बल निकाल लो। कुल विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या मान रखे हो? ई। एक सेल का विद्युत वाहक बल ई। एन सेल का विद्युत वाहक बल एन। समझ में आया यहां तक? अच्छा, अब देखो, कुल आंतरिक प्रतिरोध एन आर आया, लेकिन ये सिर्फ अभी हमने क्या निकाला? आंतरिक प्रतिरोध। अगर कुल प्रतिरोध बोले तो 2 टाइप है, एक बाह्य प्रतिरोध है और एक आंतरिक प्रतिरोध। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना।
बाह्य प्रतिरोध भी है और आंतरिक प्रतिरोध भी है। कुल प्रतिरोध बोले तो दोनों को निकालना पड़ेगा। समझ में आया? कुल धारा, धारा बराबर क्या होता है? कुल विद्युत वाहक बल और बटे में तो कुल प्रतिरोध। प्रतिरोध बस मत लिखना, क्योंकि प्रतिरोध बस लिख दोगे तो या तो बाह्य प्रतिरोध होगा या आंतरिक प्रतिरोध होगा। कुल प्रतिरोध लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों लेना है। तो कुल धारा, धारा मतलब आई। कुल विद्युत वाहक बल क्या आया? NE डिवाइड में कुल प्रतिरोध। देखो आंतरिक प्रतिरोध NR, R बाह्य प्रतिरोध क्या है? समझ में आया? अब देखो, चूंकि जो NR का मान है वो होता है R के मान से बहुत ही कम, हाँ, इसीलिए NR को उपेक्षणीय करने पर या नगण्य लेने पर तो I बराबर NE डिवाइडेड बाय क्या बचा? R बचेगा। तो देखो I बराबर, अगर मुझे मैक्सिमम धारा चाहिए, मतलब अधिकतम धारा का मान अधिकतम चाहिए, तो अधिकतम धारा मतलब I मैक्सिमम, अधिकतम धारा N बटे R गुणित क्या बचा अपने पास? आया ना? तो अधिकतम धारा के लिए क्या करना पड़ा? कंडीशन बता सकती हो? अधिकतम धारा के लिए क्या करना पड़े? आंतरिक प्रतिरोध कम और बाह्य प्रतिरोध ज्यादा रहना चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध कम और बाह्य प्रतिरोध ज्यादा रहना चाहिए, तभी धारा का मान क्या होगा? अधिकतम प्राप्त होगा और इसी में ये फायदेमंद होगा, लाभप्रद होता है। ठीक, ये पेपर में आता है ना, कौन से संयोजन में जोड़ने पर धारा का मान अधिकतम प्राप्त होता है और ये लाभप्रद होता है। क्लियर हुआ? आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या रखना पड़ेगा? कम और बाह्य प्रतिरोध का मान क्या रखना पड़ेगा? ज्यादा, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध अगर ज्यादा हो गया धारा का मान बहुत ही कम हो जाए। आंतरिक प्रतिरोध को कंट्रोल कौन करता है? उसमें क्या रहता है? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य धारा के मान को कम करता है ना। अब समझ में आया? तो विद्युत अपघट्य की मात्रा पर ही निर्भर करेगा। आया? आंतरिक प्रतिरोध क्या रहना चाहिए? कम। आंतरिक प्रतिरोध कम रहेगा तभी धारा ज्यादा प्राप्त होगा। समझ में आया? यहां लिख लेना, इसको नोट करो। जब आंतरिक, इसको आंतरिक प्रतिरोध लिख लेना। जब आंतरिक प्रतिरोध क्या हो? कम तथा बाह्य प्रतिरोध क्या हो? ज्यादा, तब कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए। इस स्थिति में क्या होगा? संयोजन लाभप्रद होगा, मतलब धारा अधिकतम मिलेगा, लाभप्रद होगा ना। अगर उल्टा कर दिए तो धारा का मान कम हो जाएगा, तो कहां से लाभ हुआ अपने को? हमें तो ज्यादा धारा चाहिए। अगला देखो, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन थ्योरी वही है। क्या लिखेंगे? माना n सेल है जो समांतर क्रम में संयोजित है, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। लिख लोगे? अब देखो, ये जानते हैं, ये मान लो 1/R समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या है? 1/R, 1/R1, 1/R2। अब सब R ही माने तो R रख लो। कितना सेल लिए हो? N, तो N/R हो जाएगा। अब दोनों सेम सेम है तो कट जाएगा, इसीलिए मैं इसको R' मान देता हूं। ठीक, क्योंकि अलग अलग होना चाहिए ना, पूरे को जोड़ेंगे तो मान अलग आना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना इधर 4 लिए और इधर मान सेम आ जाए, गलत होगा। इधर मान अलग होगा, इधर अलग हो, क्योंकि ये सबको जोड़ेगा तब ये वैल्यू बड़ा ही मिलेगा। तो 1/R' बराबर क्या मिला? N/R। R' का मान क्या आ जाएगा? R/N। ऊपर नीचे होगा ना, पलटेगा। 1/R' का हमने R' किया तो N/R का R/N करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया? अब कुल प्रतिरोध निकाल लो। कुल कितना प्रतिरोध है हमारे पास? 2, एक आंतरिक प्रतिरोध, एक बाह्य प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या आया? Na
आर बटे एन। बाह्य प्रतिरोध क्या आया? कैपिटल आर। समझ में आया? यहां से तिर्यक गुणा कर सकते हो, आर प्लस एन आर डिवाइडेड बाय एन बन जाएगा। अब क्या निकालते हैं? कुल प्रतिरोध तो निकाल लिया, कुल कितना बार प्रतिरोध निकालोगे? धारा। कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। प्रतिरोध आर प्लस एन आर और डिवाइडेड बाय, अरे एन आर और पूरे के बटे में एन। समझ में आया ना? यहां लिख लेना, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध होगा। अब देखो, जब ऊपर नीचे करोगे एन ऊपर चले जाएगा क्या? तो आई बराबर क्या बनेगा? एन ई और डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर होगा। समझ में आया? अब देखो, इस बार जो एन आर है इसका मान क्या होगा? आर के मान से बहुत ही कम, तो इसीलिए इसको क्या मान देंगे? इसके उपेक्ष नहीं कर देंगे, यानी कि नगण्य मान देंगे। तो आई बराबर क्या बचा? एन ई डिवाइडेड बाय आर, यही वैल्यू बचेगा। ये तो खत्म हो गया ना। तो आई अगर मुझे मैक्सिमम धारा चाहिए तो क्या होगा? ई बटे ए, एन गुणित ई बटे आर, वही 6 ना आखिर, मैंने सिर्फ इस फॉर्म में लिख दिया। समझ में आया? तो इस बार देखो, पिछली बार क्या हुआ था? जो आंतरिक प्रतिरोध था आर, आर का मान कम था और कैपिटल आर का मान ज्यादा था, तो श्रेणी क्रम में संयोजन करना में लाभप्रद हुआ था, धारा का मान ज्यादा मिला। इस बार क्या होगा? जो बाह्य प्रतिरोध है वो कम रहना चाहिए और आंतरिक प्रतिरोध अधिक रहना चाहिए, तब समांतर क्रम में जोड़ लेना है, तब ज्यादा धारा मिल पाएगा, लाभप्रद होगा। समझ में आया अब? ठीक, तो इस बार पिछला थ्योरी पलट देना, ये वाला लिख लेना। समझ में आया? ठीक, चलो कल पढ़ेंगे अपन इसके बाद वाला टॉपिक किरचॉफ का नियम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया था। अगला पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम कल, इसको अच्छे से तैयार करके रखना पहले। वैज्ञानिक किरचॉफ ने जटिल परिपथ में विद्युत धारा के क्या संबंध में दो नियम दिए, जिन्हें किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ का नियम कहते हैं। दो नियम दिए थे। पहला, प्रथम किरचॉफ का प्रथम नियम, इससे हम मिलकर सवाल पूछ सकते हैं, थ्योरी क्वेश्चन में आता नहीं है, 10th क्लास में ही आते हैं। प्रथम नियम या इसी को एक चीज और बोलते हैं संधि का नियम, याद है? संधि का प्रथम नियम या संधि का नियम होता क्या है समझो। कोई वैद्युत परिपथ है, तो उस वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। कोई भी एक पॉइंट को ले, उस पॉइंट पर जितनी भी धाराएं आएगी, चाहे बाहर निकले या अंदर, सबका अगर योग देखें तो क्या होना चाहिए? शून्य। जैसे ये समझो, हमारा कोई पॉइंट होगा, अब यहां से कोई धारा आई इधर चली, यहां से आया इधर, यहां से आया है इधर चला, इस तरह से। ठीक, संधि पर मिलने वाली संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय योग होगा। जैसे ये I1 धारा है, अंदर प्रवेश करेगी, I2 धारा भी अंदर प्रवेश करेगी, I3 धारा बाहर निकलती, I4 धारा बाहर निकलेगी, I2 I3 I4 ये I6 6 धारा है। कोई
संपूर्ण धाराओं का जो बीजगणितीय योग है क्या होना चाहिए? समझ में आया? वो कैसे निकल सकते हैं? जब एक प्लस में रहे और एक तभी कट कर होगा ना। ऐसे अगर जोड़ते गए तो ज्यादा बनेगा, तो एक प्लस में होगा और एक माइनस, तभी जीरो बन सकता है। तो जितने भी धारा संधि के अंदर प्रवेश करेगी वो सब होगा धनात्मक, और संधि से बाहर निकलेगी वो ऋणात्मक। समझ गया? पहला थ्योरी क्या है? संधि पर मिलने वाली संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य। इसी संधि पर मिलने वाली संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। मेरा कोई भी संधि है, जितनी भी धाराएं आ रही है तो धारा, इसका मतलब होता है बीजगणितीय योग। रूप से दर्शाने के लिए सिग्मा यूज करते हैं, सिग्मा या समेशन बोलते हैं। हो गया? संधि पर मिलने वाली संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? अब जीरो को इससे होगा जब एक क्या रहे फिर बने। समझ में आया? एक जब प्लस में होगा और एक माइनस, तभी कटेगा और दोनों की संख्या बराबर रहनी चाहिए। 5 अगर प्लस में है तो 5 माइनस भी रहनी चाहिए। वो कब हो सकता है? जब 5 एम्पियर की धारा अंदर जाए और 5 एम्पियर की धारा बाहर, तभी कटेगा। तो जितनी भी धाराएं, इस परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या जाने? किसी संधि पर मिलने वाली संपूर्ण धाराओं का कुल धारा, इस संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय क्या होगा? शून्य होगा। समझ में आया? इसी परिभाषा को एक तरह से कैसे घुमा सकते हैं? किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ, यहां भी लिख लूंगा, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर करके, किसी विद्युत परिपथ में संधि के अंदर प्रवेश करने वाली धारा और संधि से बाहर निकलने वाली धारा, दोनों का बीजगणितीय योग क्या होगा? बराबर। जितनी धारा अंदर जाएगी उतनी धारा बाहर निकलेगी, तभी तो प्लस माइनस कटेगा। क्या? किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में संधि के अंदर या संधि में प्रवेश करने वाली, संधि पर प्रवेश करने वाली कुल धाराओं का योग किसके बराबर होगा? संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर। ऐसे बराबर लिख मत देना, मैं तो छाप देती हूँ। समझ में आया? अब देखो, संधि के जो अंदर है, संधि के अंदर प्रवेश कर रही है, प्रवेश करने वाली धारा क्या होगी? धनात्मक। और संधि से जो बाहर निकल रही है वो धारा क्या होगी? ठीक है ना? समझ में आया? दोनों परिभाषा की तुम समझते हैं। बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग क्या बनना चाहिए? शून्य। तो शून्य बन चुका है। इसमें देख, संधि के अंदर कौन कौन सी धारा प्रवेश कर रही है? I1 धारा जा रही है अंदर, और I4 और I6। कौन कौन सी धारा अंदर जा रही है? I1 और I6 और I, ये सब धारा क्या हो रही है? अंदर जा रही है, तो पॉजिटिव रहेगा। और जो बाहर जा रही है वो धारा क्या होगी? बाहर में कौन सी धारा जा रही है? I3 और नेगेटिव रहना चाहिए, बराबर में क्या मिल जाएगा? समझ में आया? फाइनली जो सिग्मा आई क्या मिलेगा? समझ में आया?
जितनी भी धारा अंदर जाएगी उतनी धारा बाहर निकलेगी। तो इससे क्या पता चला, I1, I2, I4 और I6 ये धारा कौन से धारा के बराबर होगा, I3, I दोनों के बराबर होगा, तभी तो इधर प्लस इधर आकर माइनस होगा क्या। तो संधि से बाहर निकलने वाली धारा संधि के अंदर जाने वाली धारा के योग के बराबर होगा। देखो वही लिखे इस वस्तु पर संधि पर प्रवेश करने वाली कुल धाराओं का संधि से बाहर निकलने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर। ये संधि के अंदर प्रवेश किया है, इनका योग निकाले, ये संधि से बाहर निकल रहे हैं, इनका योग। ठीक, तो इस परिभाषा का योग है। और इस संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग में ये वाला है। ठीक, समझ में आया। ये वाला जो थ्योरी है वो इसका है, और ये पर नहीं करवा देता, कंफ्यूज हो जाता है नीचे। ठीक, अब ठीक है। चलो अब ठीक, देखो द्वितीय नियम या पाश नियम या वोल्टता नियम, तीनों में किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पाश मतलब लूप ना, पाश का मतलब लूप, किसी बंद पाश से गुजरने वाला नहीं, गलत है, किसी बंद पाश, किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पाश में कुल विद्युत वाहक बल, नहीं यार, नहीं, ठीक है, इसको ऐसे घुमाओ, क्या हुआ, बंद पाश में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस लूप में प्रवाहित क्या चीज, प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। पहले ये चीज समझो, किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पाश मतलब लूप, किसी बंद लूप में विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, समझ में आया। उसी बंद पाश में या उसी लूप में प्रवाहित धारा I और उसके संगत प्रतिरोध R के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर हो, के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। समझ में आया, थ्योरी क्लियर। कैसे होगा, कोई भी बंद पाश है, बंद पाश में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल यानी कि संपूर्ण विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, उसी बंद पाश में प्रवाहित धारा और उसी बंद पाश में संगत प्रतिरोध मतलब जिस बंद पाश से धारा ले रहे हो उसी बंद पाश में जो प्रतिरोध लगा होगा उसी का गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। जैसे E1 है, E1 में कौन सा लगा है, प्रतिरोध R1, तो E1 और R1 आएगा। समझ में आया, इसीलिए यहां पर उसी के संगत लिखा गया है ना, उसके संगत यानी कि जिस पास से धारा आ रहा है उसी पास का प्रतिरोध भी लगाना है। क्लियर हुआ। किसी बंद पाश में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उसी बंद पाश में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आया थ्योरी, लिख लोगे ना, लिख तो दिया। उसके बाद ये कौन से नियम पर आधारित है, यह ऊर्जा
संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यहां तक समझ में आया। अब देखो हमने बंद पास ले रखा है, कितना बंद पास बनाए हैं? 2 बंद पास, एक ए बी ई एफ ए, घूमकर इसी में आएंगे ना। ये ए पॉइंट हुआ, ए पॉइंट से कहां गए? बी तक, बी से ई तक, ई से एफ तक, अभी पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ। एफ से वापिस कहां आना है? अब बंद हुआ ना, तो बंद पास पहला कौन सा होगा? बंद पास ए बी ई एफ ए में, क्योंकि ए तक वापिस आओगे तभी क्लोज होगा वो। समझ में आया? बताओ इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? इसके अनुसार देखेंगे, धारा I1। अब इसी के संगत प्रतिरोध कौन सा है? तो I1 R1 तब आया। फिर अब इसमें 2 चीज काम की है, 2 धारा आया है। एक धारा I1 R1 मतलब I1 धारा, और इसमें I2 धारा, क्योंकि ये भी तो उसी का हिस्सा है। अब ऊपर वाला बस थोड़ी ना लेंगे, ये पूरी तरह से क्लोज है तो ऊपर में भी प्रतिरोध नीचे में भी है, तो दोनों ही लेना पड़ेगा ना। तो ऊपर में I1 R1 और नीचे में I2 और R2 माइनस हो जाएगा, बराबर कुल विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, पहले का विद्युत वाहक बल क्या है? दूसरे का विद्युत वाहक बल क्या है? समझ में आया? पहला क्लियर। ये कौन सा बंद पास हमने लिया? ए बी ई एफ ए बी। अभी एक और बंद पास बचा है, कौन सा? बंद पास बी, ये तो सी है क्या? बी सी डी ई बी होगा। ये समझ में आया ना क्यों नहीं? क्योंकि बी से स्टार्ट होगा, सी डी ई तक जाएगा, लेकिन ई तक जाने पर खत्म थोड़ी ना होगा, उसको वापिस यहाँ तो आना पड़ेगा। अब समझ में आया? बी सी डी ई बी में क्लियर हुआ। अब देखो यहां पर ऊपर में धारा कौन सी प्रवाहित हुआ? I2 धारा। धारा कौन सा है? I2। इसके संगत प्रतिरोध कौन है? R2। तो I2 इंटू R2, क्योंकि यहां से हुआ ना IR, तो I2 धारा और उसका संगत प्रतिरोध R2 होगा। माइनस करेंगे, देखो यहां पर। अब इसमें I1 प्लस I2 क्यों हुआ? क्योंकि यहां से धारा क्या आया? I1 यहां तक आया, इसमें भी तो जाएगा I2, इसमें से I2 आ रहा है और इधर से कौन आ रहा है? I धारा। देखो यहां से धारा कौन आया? I1 धारा आया, तो I1 धारा इधर तो आएगा ना, इसमें भी जाएगा लेकिन इसमें भी आएगा, तो यहां कौन आया? I1 धारा, और इधर से एक और धारा आ रही है, देखो इधर से कौन धारा आ रहा है? I2 धारा। तो दोनों धारा कहां पर पहुंच गया? दूसरे पास में पहुंच गया। समझ में आया? पहले वाले लूप से कौन आया था? I1 धारा, और इस दूसरे वाले में से कौन आ रहा है? I2, तो दोनों मिलकर यहां पहुंच गया। तो यहां धारा की मात्रा बढ़ गई, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। और इसका संगत प्रतिरोध क्या लगा है? R3। इसका संगत प्रतिरोध क्या लगा है? R3। और विद्युत वाहक बल इसका क्या है? E3। नहीं लगाए हैं क्या? हाँ ये तो लगाए हैं E3। समझ में आया? ठीक, इतना बस है, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, ये था पूरा का पूरा किरचॉफ का नियम, खत्म। इतना प्रथम नियम उतना ज्यादा नहीं आएगा, द्वितीय नियम ही आता है पेपर में, और पेपर में आया भी है। 2024 का ही क्वेश्चन है, इसमें द्वितीय नियम लिखने के लिए आया था। ठीक, फाइनली कल अब हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु। तब तक इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके रखना, कल टेस्ट होगा।